आप आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी रिटायर हो रहे हैं और उनकी भी सीट खाली हो रही है, जिसका चुनाव होना है। उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा अब 2 दिन बाद दावेदारों का पैनल तय करेगी, जिसके बाद आगामी 17 मई को दावेदारों के नामों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और अब प्रदीप टमटा के रिटायर होने के बाद तीसरी सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। राज्य में बीजेपी के पास 2/3 बहुमत होने के कारण 10 जून को होने वाले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर काम करने की एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करती है। और जैसा कि राज्यसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं और हमारी पार्टी पहले से इस बारे में विचार कर रही है, उसमें कुछ प्रारंभिक वार्ताएं हो चुकी हैं और शीघ्र अतिशीघ्र नामों का पैनल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा और वहां से जो भी स्वीकृति आएगी उसके आधार पर हमारी पार्टी निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित सीट है हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा की, उसके लिए। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हैं। रोहित, कहा जाए तो इन चुनावों को लेकर देखिए 10 तारीख को ये चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सबसे अहम चीज है कि ये साफ नजर आ रहा है कि जो जादुई आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। बिल्कुल चारुल, क्योंकि विधानसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा के लिए हो सकता है कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीत जाए। चूँकि ये प्रत्याशियों के नामों का जो पैनल है, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चारुल शनिवार को होनी थी। चूँकि प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, वो उस दिन किसी पारिवारिक कारणों से शहर के बाहर थे, तो इस वजह से ये बैठक जो है अब कल होगी, यानी कि 17 मई को होगी। 2 चरण की बैठकें हो चुकी हैं प्रत्याशियों के नामों के चयन को लेकर और हाईकमान ने 3 पुरुषों के और 3 महिला कैंडिडेटों के नाम मांगे हैं। और जो दावेदारी है, सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लग रही है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था, पार्टी के लिए काम करने की बात कही थी। और दूसरे नंबर पर कैलाश गहतोड़ी, जो कि रातों रात सुर्खियों में आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने। और चूँकि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी परंपरागत सीट चंपावत छोड़ दी है, वहाँ पर उपचुनाव होना है, इस लिहाज से कैलाश गहतोड़ी का नाम भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं कुलदीप कुमार, उनका भी नाम जो है पैनल में शामिल है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दीप्ति रावत भारद्वाज, और उनके साथ 2 अन्य महिला प्रत्याशियों के नाम पैनल में शामिल हैं। फिलहाल जो है कल की जो बैठक होगी, इस पर अंतिम निर्णय होगा और कल ही जो है 6 नामों का पैनल जो है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को हाईकमान को भेज दिया जाएगा। अब चूँकि 10 जून को चुनाव होना है और उसके पहले हाईकमान संभवतः 1 या 1.5 हफ्ते पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन है उसको नाम को लेकर नाम सेलेक्ट करके उनको भेज देगा, ताकि जो है प्रत्याशी के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएं। चलिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी देंगे। बीजेपी कार्यालय में भी बहुत जल्द सरकार के मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में फिर से मंत्रियों के जनता दरबार लगने जा रहे हैं। और यही नहीं, बहुत जल्द मंत्रियों के जिलों के दौरे भी तय होने जा रहे हैं। पार्टी संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और बहुत जल्द ही ये तय होने जा रहा है। दरअसल पूर्व की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी यही व्यवस्था की गई थी कि मंत्री बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और जनता की परेशानियों को सुनने का काम करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के विधानसभा में भी बैठने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, लेकिन कोविड काल के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई थी और अब फिर से इसे शुरू किया जा रहा है। हमारी उत्तराखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका एक रोस्टर तैयार होगा और प्रदेश कार्यालय में, जिलों में और मंडलों तक मंत्रियों के
मंत्री जाया करेंगे और जनता की समस्या सुन करके और अधिकारियों को वहाँ पर एक जनता दरबार बुला करके उनकी समस्या। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सुव्यवस्थित और नियम अनुसार यात्रा संचालन के निर्देश दिए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारों धामों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एक समान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस फैसले का बद्री केदार मंदिर समिति ने स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फैसला जनहित में लिया गया फैसला है। देखिए, भगवान सबके लिए समान है और उसमें वीआईपी और वीवीआईपी और आम जनता का कोई सवाल नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं निश्चित रूप से सोच समझ करके और विचार करने के उपरांत दिए होंगे और उसमें देखेंगे कि आदेश किस प्रकार से आता है कि और उसके उसी अनुरूप मंदिर समिति अपने उस कार्य को। श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित इस्कॉन के एक धार्मिक कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से फटी जीन्स को लेकर बयान दिया। कहा, जीन्स के विरोधी नहीं है लेकिन रब जीन्स के विरोधी है। कहा, फटे कपड़े पहनना हमारी संस्कृति में नहीं है। जीन्स का विरोध नहीं है, वो फटी जीन्स का। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि इससे आज का लोग और पूरा बदन ढकना ये हमारी संस्कृति में है। फटा कपड़ा पहना तो हमारी संस्कृति का। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अभी भी जब बात राजनीति की होती है, नेताओं के बयानबाजी की होती है तो बात कपड़ों तक सीमित रह जाती है। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इसके इर्द गिर्द ही क्यों राजनीति घूमती रहती है? देखिए चारुल, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे प्रदेश के तो उस समय भी उन्होंने मंच पर यही बयान दिया था कि फटी जीन्स को लेकर उन्हें ऐतराज़ है और भारतीय संस्कृति और परंपरा जो है इसकी इजाज़त नहीं देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो विदेशी महिलाएं हैं साड़ी पहनती हैं और तन को ढक के रखती हैं और इसके उलट जो है भारत में फटी जीन्स का चलन होता जा रहा है। एक तरह से पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है। और एक बार फिर से श्रीनगर में उन्होंने मंच पर जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ज़रा सा भी मलाल नहीं है, वो जीन्स के विरोधी नहीं है, लेकिन जो फटी जीन्स होती है वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को, आपके आचरण को, आपके संस्कार को दर्शाती है। तो अपने बयान पर अभी भी काबिज हैं। और जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए ये बयान दिया था तो देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आ रही थी सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई कलाकारों ने उनके इस वक्तव्य पर तंज कसा था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूदा समय में वो पौड़ी गढ़वाल से सांसद भी हैं, अपने बयान पर काबिज हैं। और अब जो है इसको लेकर राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस के तमाम जो नेता है अब वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का विरोध कर रहे हैं, उनके बयान की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा या उनकी सर्टिफिकेट लेने के बाद ही क्या हम लोग कपड़े पहनेंगे। तो ये अब राजनीति का विषय बन चुका है और फिर से इस पर सियासत हो रही है। चलिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार स्थित आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि रामराज में भगवान अगर राम की बात कर ली जाए तो राम ने निषादों को गले लगाया था और इसीलिए रावण का अंत हुआ। योगी सरकार ने भी निषाद को कैबिनेट में जगह दी। हमने कश्यप समाज के लोगों को कहा है कि वो पार्टी के साथ जुड़े जिससे उनके समाज के लोगों की समस्याएं दूर हो सके और कश्यप समाज के लोगों से अपील की कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव में बहुमत से जिताने के लिए काम करें। भूमि पर मैं सभी लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस उत्तराखंड में मेरा दौरा था, माननीय मुख्यमंत्री मिलना था, भगवान का दर्शन करना था। हरिद्वार भगवानों का द्वार है, यहाँ सबसे आशीर्वाद लेने 2008 में आया था, फिर 2015 में आया था, फिर आज दूसरे स्वरूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया। मंत्री बनने के बाद पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि हमें मिली उसके बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए इनका प्यार और स्नेह
इनकी समस्याएं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान को नमन करता हूँ कि इसी तरीके का आशीर्वाद देते रहें कि मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि कभी भगवान राम ने अपने कैबिनेट में एक जगह दी थी। भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को त्रेता में, तो रावण राज खत्म होकर राम राज आया था। उसी तरीके से हमें भी गले लगाकर एक निषाद राज के बेटे को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। डॉक्टर संजय निषाद जी का मंत्री बनने के बाद पहला दौरा था उत्तराखंड का, और उसमें उन्होंने जो है हमेशा रहता भी है, सामाजिक संगठन वो चलाते हैं और समाज की चिंताएं करते हैं। समाज की चिंता करते करते उन्होंने कश्यप निषाद संगठन पार्टी बनाई है अपनी, निषाद पार्टी के नाम से, और निषाद पार्टी को इस 2017-22 के चुनाव में समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी दोनों मिलकर के जो है देश हित में कार्य कर रही है, और जहां भी दोनों पार्टियों का कार्यक्रम रहता है वो सर्वोपरि देश हित उसमें रहता है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और नल से जल उपलब्ध कराने को लेकर सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति घंटा 55 लीटर पानी देने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया गया। जैसा कि विदित है कि हरिद्वार जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक हम लोग सभी योजनाओं का गठन कर चुके हैं, और हमारा उद्देश्य है भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कि सभी गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएं। 55 LPCD का मतलब वो होना चाहिए, इस तरह से उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, और उस दिशा में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। हरिद्वार जनपद ने काफ़ी प्रगति भी की है इसमें, और कुल मिलाकर के हमारी सभी सिंगल विलेज स्कीम और डबल विलेज स्कीम अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसमें कार्य भी अधिकांश में प्रारंभ किए जा चुके हैं। मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। इसमें हर घर नल और नल से जल के तहत सबको 55 LPCD जैसा आपने बोला कि पानी देना है। तो हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ पे सबको ही पाइप्ड वाटर के थ्रू जोड़ना है। इसमें चूँकि काम JJM कर रहा है और लास्ट में इन सारी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर से संचालित किया जाना है, इसलिए शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि इसकी एक सोशल ऑडिट कार्य पूर्ण होने से पहले से ही पंचायती राज विभाग के द्वारा स्टार्ट करा दिया जाए। इसीलिए आज एक समन्वय बैठक पंचायती राज विभाग की जल जीवन मिशन के साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, हर घर जल यानी जल जीवन मिशन के तहत देखिए कि तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है उन्हें दुरुस्त करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ सामने आया? जिस तरह से सरकार की योजनाएं होती है और योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हर घर नल और घर से जल, इसी के तहत एक बैठक की गई है। हालांकि जल निगम के जो अधिकारी है उनकी ये बैठक है, और इसमें एक निर्णय लिया है कि हर घर, हर प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रति घंटा मिलना चाहिए। इसी के तहत जो दुर्गम क्षेत्र यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आपने देखा है कि गर्मियों के दिनों में जल की काफी समस्या होती है। इसी को लेकर काफी जो लोग हैं वो परेशान भी रहते हैं, और गर्मियों के सीजन में तो खास तौर पर लोग वहाँ के काफी परेशान हो जाते हैं। इसी के तहत अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हर घर जल पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि एक बैठक की गई है, और बैठक में कहा गया है कि शुद्ध जल हर घर तक शुद्ध जल पहुंचे, इसी के तहत काम करने का निर्णय लिया है। और यही वजह है जल्द से जल्द जो पेयजल लाइनें हैं उन्हें दुरुस्त करने की बात की है। और आपने देखा है कि जिस तरह से हरिद्वार क्षेत्र है, हरिद्वार में काफी दिनों से जो लोग हैं वो जल की परेशानी झेल रहे थे, लेकिन अब सरकार के जो अधिकारी है उन्होंने निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द हर व्यक्ति तक जल पहुंचाया जाएगा। चलिए आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
उधर चंपावत पुलिस को 2 महिला स्मैक तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली। दोनों महिलाएं यूपी की रहने वाली हैं। दोनों के कब्जे से पुलिस ने 352 ग्राम स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने जिला मुख्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव के चलते बनबसा थाना क्षेत्र के अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर्म के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और उसी दौरान 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 35 लाख स्मैक की कीमत बताई जा रही है। लेडीज़ है, 2 महिलाएं हैं जो कि स्मैक के साथ लगभग 352 स्मैक के साथ में एसओजी और हमारे जो बनबसा पुलिस के द्वारा इसको चेकिंग में पकड़ा गया है। ये दोनों महिलाएं बरेली मीरगंज से ये स्मैक लेके आ रही थी, जो संभवतः यहीं सप्लाई के उद्देश्य से वो लेके आ रही थी। और ये जो आगे किसको दे रही थी और कहाँ से ला रही थी, इसके विषय में कुछ जानकारी हमें मिली है। उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई और भी कर रहे हैं। उनको हम जहाँ से ला रही है, जो सप्लाई जहाँ से मीरगंज से थी, उनको हम वांटेड भी कर रहे हैं और इसमें आगे भी हम कार्रवाई इसमें। धर्मनगरी हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा का स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि सभी जगह से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने देवभूमि का रुख किया। सुरक्षा की दृष्टि से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए मेला सेल का गठन किया। 7 निरीक्षक, थानाध्यक्ष और एएसआई, 42 उप निरीक्षक, 45 हेड कांस्टेबल्स की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई। बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तीर्थ नगरी में भक्त स्नान करने के लिए पहुंच गए। हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी लगाई गई। हमारे सहयोगी संजय पुंडीर ने इस दौरान जायजा लिया। बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर आज देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि करीब 2 साल के बाद इस तरह का नज़ारा देखने को मिला है, क्योंकि लोगों ने 2 साल अपने घरों में ही गुजारे हैं और यही वजह है कि अब श्रद्धालु देश के कोने कोने से हरिद्वार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं। जी, मैं अपने श्री गंगानगर से आया हूँ स्नान करने के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मेला है, काफ़ी भीड़ है। मतलब बहुत बढ़िया प्रकट दिवस बनाया जा रहा है, जो पूर्व बनाया जाता है बहुत बढ़िया बन रहा है। वो हमने भी स्नान किया, लोग भी स्नान कर रहे हैं, हमारे साथ जो आए गंगानगर से वो भी स्नान कर रहे हैं। पहले कब आए थे आप हरिद्वार? पहले आज से बहुत साल पहले आए थे, उसके बाद आज ही आए हैं। पहले में और अब में कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव है जी, बहुत बढ़िया। मैं कहूँ बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले लॉकडाउन में आए थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, ना कोई धोख मारने देते थे, ना कुछ नहाने देते थे। अब बहुत बढ़िया है, काफ़ी जनता है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना खाने की ना पीने की कोई व्यवस्था दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं आज बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी है कि यहीं से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहीं से 4 धाम की शुरुआत करेंगे। हालांकि कुछ और भी लोग हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ जी मैं। किस तरह का माहौल है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये वैशाख की पूर्णिमा है, वैसे बुद्ध पूर्णिमा भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी टाइम के बाद में आना हो रहा है। 2 साल के बाद में आए हैं यहाँ पे। तो आपने देखा है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इंतजामों को लेकर सरकार ने जो दावे किए थे वो सभी फेल होते नजर आ रहे हैं। वीकेंड पर हरिद्वार में सैलानियों की भीड़ बढ़ने से पुलिस और प्रशासन की ट्रैफिक को लेकर बनाई गई सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। हरिद्वार में मुख्य बाजार से लेकर हाईवे तक लंबा जाम नजर आ रहा है। जाम की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में सैलानियों को घंटों का समय लग रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही लगातार हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है।
बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने प्लान जारी किया। हरिद्वार जिले में आज भारी वाहनों की एंट्री सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वहीं दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने वाले हल्के वाहन मंगलौर से डायवर्ट कर रुड़की बाईपास होते हुए हरिद्वार भेजे जाएंगे। यमुनानगर, सहारनपुर से हरिद्वार आने वाले हल्के वाहन भगवानपुर से, इमली खेड़ा से बहादुराबाद होते हुए हरिद्वार आएंगे। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़े हैं। संजय, देखिए, जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो चारधाम यात्रा की शुरुआत और उसके बाद वीकेंड पे सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है जब सैलानी और श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं वो हरिद्वार का रुख करते हैं, क्योंकि हरिद्वार प्रवेश द्वार है। ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर जो प्लान जारी किया गया है उसे एक राहत के तौर पर जरूर माना जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी समस्या यही है और शिकायत भी यही है कि लंबे जाम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए चारुल, श्रद्धालुओं को करीब 2 साल के बाद इस तरह का मौका मिला है घरों से बाहर निकालने का, और यही वजह है कि इन दिनों जो देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, ठंडे में आना लोग पसंद करते हैं। और जिस तरह से गर्मी की भी महामारी है, चिलचिलाती धूप है, ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कई रूट डाइवर्ट किए हैं। किस तरह से पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, ऐसे में कई रूट डाइवर्ट किए। अगर मुजफ्फरनगर रूट की बात की जाए तो मंगलोर होते हुए रूट की बाईपास डाइवर्ट किया है। अगर सहारनपुर रूट की बात की जाए तो काली नदी चेक पोस्ट से इमली खेड़ा होते हुए लोग हरिद्वार पहुंचेंगे। हालांकि बिजनौर से आने वाले लोग काली नदी ये सहारनपुर क्षेत्र में को आएंगे, लेकिन हमने देखा है कि व्यवस्था को देखते हुए तमाम इंतजाम किए हैं और तमाम चौक चौराहों पर पुलिस का पहरा है। साथ ही साथ पुलिस के होने के साथ साथ वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि सभी लोगों पर नजर रहे। हालांकि समय समय पर जिस तरह से जो लोग हैं वो गाड़ी को अपनी खड़ी कर देते हैं, उन पर चालान किए जाते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो पूरी तरह बिगड़ जाती है। और आपने देखा है कि जिस तरह वीकेंड यानी रविवार और शनिवार को भारी मात्रा में लोग हैं वो हरिद्वार आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि कई जोन और सेक्टर भी देखे गए हैं और उसमें उच्च अधिकारी की तैनाती की गई है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं तो हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि आप देखें भीड़, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना महामारी थी, भले ही अब कोरोना महामारी का खतरा कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।